हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ने से पहले प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर को डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरह से आप स्टैक पॉइंटर की मदद से रीड और राइट करते हैं और क्या चेंजेस आएंगे जब भी आपने कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मेमोरी सेगमेंटेशन क्या है। आपको जो अवेलेबल मेमोरी है जिसके साथ माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहा है वो मेमोरी बेसिकली आपका मल्टीपर्पज़ मल्टीपर्पज़ मैनर में यूज़ में ली जाएगी। इसी मेमोरी ब्लॉक में अवेलेबल मेमोरी स्पेस में आप अपने इंस्ट्रक्शंस को भी, सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करेंगे। आप उसमें अपने जो डेटा टू बी प्रोसेस्ड है या जो डेटा जनरेटेड है उनको भी आप स्टोर करेंगे, एज वेल एज जब भी आपका किसी सबरूटीन कॉल अगर आपका इंस्ट्रक्शन सेट में लिखा गया है या आपको कंडीशनल जंप के इंस्ट्रक्शन इस तरह से अगर आपको अपने इंस्ट्रक्शन में मिलते हैं तो आपको अपने सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ वापस अपने एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस शुरू करनी है वो सब इंफॉर्मेशन आप स्टैक में स्टोर रखते हैं। तो ये सारी जो आपकी एप्लीकेशंस है या जो सारी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको अवेलेबल मेमोरी स्पेस में ही जो है वो पूरी करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास 4K की अगर मेमोरी अवेलेबल है तो इसी मेमोरी में आप सेगमेंटेशन जो है वो करेंगे और आप डेटा ब्लॉक को इनिशियलाइज करते हैं, आप इंस्ट्रक्शन ब्लॉक को इनिशियलाइज करते हैं, एज वेल एज आप स्टैक को भी स्टैक पॉइंटर की मदद से वो स्पेस भी इनिशियलाइज करते हैं जहाँ पे आप टेम्परेरी एड्रेस होल्ड करेंगे। तो मान लीजिए आपकी 4K की मेमोरी थी तो आपका इसका स्टार्टिंग एड्रेस 0000 था। इसका कुछ सेक्शन आपने इंस्ट्रक्शन के लिए रिजर्व रख दिया है, उसमें से कुछ सेक्शन जो है वो आपने डेटा के लिए रिजर्व रख दिया है और एक और स्पेशल पॉइंटर है जिसे हम स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। इस स्टैक पॉइंटर को हम अपनी मैक्सिमम जो अवेलेबल मेमोरी का एड्रेस है उससे +1 पे इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 4K की मेमोरी है तो इनिशियल एड्रेस अगर आपका 000 था और लास्ट एड्रेस आपका 4095 हो जाएगा, ठीक है। इसको 40 अगर हम डेसिमल नंबर में लिख रहे हैं तो आप इसको 4050 ऐसे ना, अभी हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में एड्रेस नहीं है। तो अगर एड्रेस इसका 4K का 4000 था तो लास्ट एड्रेस आपका 4095 होगा। अब जब इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन के लिए जो आपने डेटा ब्लॉक इनिशियलाइज किया है उसमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखते रहेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा जाएगा, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे आपका मेमोरी एड्रेस बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर आप डेटा ब्लॉक को इनिशियलाइज करते हैं तो इनिशियल एड्रेस से लेके और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके डेटा मेंशन होते जाएंगे। पहला डेटा 200 पे मेंशन होगा तो सेकंड डेटा आपका 201 पे मेंशन होगा। इस तरह से जैसे जैसे आप डेटा ब्लॉक में राइट करेंगे आपका एड्रेस जो है वो डेटा एड्रेस या प्रोग्राम मेमोरी का एड्रेस बढ़ता जाएगा। इसी के रिवर्स हम एक स्टैक का मतलब आप जैसे पाइल, जैसे मुने जैसे ढेर बोले, उसके लिए हम रिजर्व रखते हैं। एक अलग से ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो हम रिजर्व रखते हैं और उस सेक्शन को आप स्टैक बोल सकते हैं और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया जाता है बिल्कुल लास्ट मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। और इसमें आप लिखते हैं डाउन टू अप डायरेक्शन में, ठीक है। डाउन टू अप डायरेक्शन में लिखा जाता है ताकि हम मैक्सिमम मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज कर सकें और ओवरलैपिंग जो है हमारी डेटा की या इंस्ट्रक्शन की और स्टैक पॉइंटर के इंफॉर्मेशन की ना हो। अगर आप यहाँ पे कहीं पे स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 100 बाइट्स को स्टैक पॉइंटर के लिए लिख दिया और आपके प्रोग्राम में आपको केवल 10 बाइट्स ही चाहिए तो 90 जो बाइट्स हैं आपकी वो अनयूज्ड रह जाएगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंट मैनर में मेमोरी ब्लॉक को काम में लेने के लिए हम स्टैक पॉइंटर को लास्ट लोकेशन से 1 पे इनिशियलाइज कर देते हैं और फिर जो लास्ट लोकेशन है उससे हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका मेमोरी सेगमेंटेशन की किस तरह से हम मेमोरी सेगमेंटेशन करते हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स में अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को बिना
ओवरलैप हुए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेटा ये इंस्ट्रक्शन के लिए, ये डेटा के लिए, और स्टैक पे हम टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं जहाँ पे कि हमें वापस आना है सब रूटीन को अटेंड करने के बाद। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं। पहले मेमोरी सेगमेंटेशन का जो एक इंट्रोडक्शन था उसे हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं कि मानिए हम पढ़े जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट जो भी हमारा रहेगा कि 8085 में ये इंस्ट्रक्शन देंगे। तो अगर आपने ये एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन सेट मैंने लिया एग्जांपल के लिए, MVI A 28H, MVI B 30H, add B, ये इंस्ट्रक्शन आपने दिया। इस इंस्ट्रक्शन को आप किसी मेमोरी ब्लॉक में, किसी मेमोरी गिवन स्लॉट में आप लिखेंगे और फिर आप उस इंस्ट्रक्शन को कॉल करके एग्जीक्यूशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर को बोलेंगे और जहां पे आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन है वहां पे आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन हॉल्ट होगा, HLT, जो ये कहेगा कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब आप दूसरा जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कहीं पे लिखा जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर 1 by 1 उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा। अगर डेटा है इंटरमीडिएट मैनर में लिखे हुए तो डेटा को पढ़ेगा, कहीं से मेमोरी से रीड करना है तो मेमोरी को रीड करता जाएगा और आपका जो गिवन टास्क है उसे कंप्लीट करके देगा। तो आप इस प्रोग्राम को जब माइक्रो प्रोसेसर से अटैच मेमोरी में फीड करते हैं तो आप कैसे करते हैं? आप पहले किसी इनिशियल एड्रेस को अज्यूम करते हैं। मान लीजिए हम इसको लिखना शुरू कर रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शन सेट को 2000H मेमोरी लोकेशन से हम इसको लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा इंस्ट्रक्शन जो है या प्रोग्राम जो है वो हमने स्टोर करना शुरू किया। तो हमने ये बोला कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं H को आप डिफॉल्ट समझिएगा, 2003, 2004, 2005, 2006, इस तरह से 9 के बाद आपका 200A, ठीक, 200F तक चलेगा, फिर आपका 2010, इस तरह से आपका ये मेमोरी एड्रेस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जब भी माइक्रो प्रोसेसर उससे इस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने लगेगा तो सबसे पहले आपके प्रोग्राम को हमने लिखना शुरू किया। इस प्रोग्राम को जब हमने लिखना शुरू किया तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड और डेटा। तो पहली मेमोरी लोकेशन पे आपने लिखा ऑपकोड। फॉर एग्जांपल MVI A का ऑपकोड है XX, 8 बिट का डेटा होगा। ठीक, इस ऑपकोड के पीछे पीछे लिखा गया है कि इसके पीछे फॉलो अप करता हुआ आपका डेटा होना चाहिए, तो आपने लिखा 20H। ये आपका हो गया पहला इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन को लिखने में हमें 2 मेमोरी लोकेशन लग गई। फिर आपका मेमोरी लोकेशन पे आपका आएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI B, इसका ऑपकोड आएगा, मान लीजिए ये है YYH। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन बताता है कि फॉलो अप करते हुए डेटा हमने मेंशन किया है तो इसको हम डेटा की तरह ट्रीट करेंगे 30H। फिर आपने लिखा ऐड B, मानिए ऐड B का इंस्ट्रक्शन जो है वो ZZ है। तो आपने इस तरह से डेटा और अपना जो इंस्ट्रक्शंस थे, ऑपकोड्स थे, वो फीड कर दिए। अब माइक्रो प्रोसेसर में आप प्रोग्राम काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे, प्रोग्राम काउंटर को आप मेंशन करेंगे कि कहाँ से वो डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड करना शुरू करे। तो इनिशियली आपका प्रोग्राम काउंटर जो है, प्रोग्राम काउंटर हमारे माइक्रो प्रोसेसर में आपका एक 16 बिट रजिस्टर है। ये हम पढ़ चुके हैं हमारे आर्किटेक्चर में, जब हमने 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ा है। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक 16 बिट का रजिस्टर है और ये वो एड्रेस स्टोर करता है जहां से आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड या उससे रिलेटेड डेटा या उससे रिलेटेड मेमोरी एड्रेस के 8 बिट पोर्शन को फेच करना है। तो प्रोग्राम काउंटर पे इस इंस्ट्रक्शन को या इस इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप प्रोग्राम काउंटर में इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियली इट विल बी 2000H। ये आपका 16 बिट का डेटा आपने प्रोग्राम काउंटर में लोड कर दिया। प्रोग्राम काउंटर पे ये था। प्रोग्राम काउंटर पे जो भी कंटेंट्स हैं वो एड्रेस बस पे फ्लोट होते हैं और उस एड्रेस की मेमोरी जो है उस पे जो भी डेटा लिखा है आप उससे राइट कर लेंगे। तो प्रोग्राम काउंटर पे 2000H लिखा, 2000H की मेमोरी लोकेशन पे आपने ये ऑपकोड लिखा था। इस ऑपकोड को माइक्रो प्रोसेसर ने पढ़ लिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे डेटा पढ़ लिया। इसको पढ़ने के बाद प्रोग्राम काउंटर खुद ब खुद 1 by 1
इंक्रीमेंट होता जाता है। इसके बाद ये अगर ये PC था तो ये PC1 हो जाएगा, ये PC+2 हो जाएगा और इस तरह से आपका प्रोग्राम काउंटर ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कि आप उसको डाइवर्ट होने के लिए या किसी सब रूटीन को अटेंड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो प्रोग्राम काउंटर इज अ 16-bit रजिस्टर दैट होल्ड्स द 16-bit address of the memory location from where we have to fetch the instruction of code, data और memory एड्रेस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम है जो ये बताएगा कि अब कहाँ जाना है, कहाँ से डेटा या इंस्ट्रक्शन लेना है। तो ये आपका कंटिन्यूसली चलता रहा, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा और 1 by 1 आपको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके दे देगा। ठीक है, अब आप एक बात मानिए, यहाँ पे अगर हम इसको और पढ़ें, थोड़ा सा वेरिएशन अगर हम इसमें ऐड करें, आगे हमारा यहाँ पे 2004 तक। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कॉल 20 या ऐसे मानिए 3 में मान लें कॉल 30F2। ठीक, मतलब ये कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद आप एक सबरूटीन प्रोग्राम सबरूटीन को कॉल कर रहे हैं और आप वहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इस एड्रेस पे जाइए और वहाँ पे जो सबरूटीन इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करके आप वापस आइए और उस सबरूटीन में आपका एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगा जो ये बोलेगा कि आप अपने मेन प्रोग्राम में वापस चले जाइए। तो अगर आपने कॉल 30F2 इंस्ट्रक्शन मिला तो पहले तो कॉल का ऑपकोड लिखा जाएगा। कॉल का ऑपकोड क्या होगा, मान लीजिए ये आपका XX था तो आप मान लीजिए ये TT है। ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेस लिखा जाएगा जहाँ पे आपको जाना है, F2 का LSB। और तो अगर आपने कॉल का इंस्ट्रक्शन दिया कॉल 30F2H तो कॉल के लिए मान लीजिए TT आपका हेक्स कोड है और फिर आपने एड्रेस मेंशन करेंगे। इस ऑपकोड को और इस एड्रेस को पढ़ने के बाद अगर ये कॉल का फंक्शन ना होता तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर था 2008 पे आता, लेकिन इस यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिला है कि प्रोग्राम काउंटर को डाइवर्ट किया जाए और प्रोग्राम काउंटर पे लिख दिया जाए 30F2। ठीक है, तो कॉल फंक्शन ने ये बोला कि प्रोग्राम काउंटर को कहिए कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 30F2H पे से फैच करे और उसे एग्जीक्यूट करे। तो प्रोग्राम काउंटर में इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम काउंटर में आपका आ गया 30F2H। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, उस सब रूटीन पे अपने गिवन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम काउंटर को वापस मेन प्रोग्राम में आना है और उसे वापस कहाँ लौटना है, 2008 पे लौटना है। तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम काउंटर में 30F2H लोड हो जाएगा, लेकिन ये जो एड्रेस था 2008 इसे हम रिजर्व करके और कहीं प्रिजर्व करके रख के जाएंगे ताकि रिटर्न के बाद प्रोग्राम काउंटर पता लगा सके कि उसे कहाँ लौटना है। तो ये जो आपका 2008 एड्रेस था, ये एड्रेस हम स्टैक पॉइंटर पे स्टोर करते हैं। स्टैक पॉइंटर अगर आपने इनिशियलाइज, जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट एड्रेस 4095 है तो आप स्टैक पॉइंटर को लास्ट मेमोरी लोकेशन से +1 पे इनिशियलाइज करते हैं। 4096 पे आप इनिशियलाइज करेंगे, SP आपका 4096 था और आप इस एड्रेस को लिख के जाएंगे SP-1 लोकेशन पे आप राइट करना शुरू करते हैं। स्टैक में जो राइट करना आप शुरू करेंगे तो आपका इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखना शुरू करेंगे। 4095 पे एक एड्रेस लिखेंगे और 4094 पे आप एक एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, या इसको आप और कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 4095 4094। ये आपका स्टैक पॉइंटर था। स्टैक पॉइंटर से एक लोकेशन कम पे इन दो मेमोरी लोकेशन पे आपका वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ये एड्रेस कैसे स्टोर होगा, इसका जो LSB है वो लोअर पार्ट पे स्टोर होगा और MSB, पहले आप MSB को स्टोर करेंगे, MSB पे आप लिखेंगे 20 और आगे वाली लोकेशन पे एक और माइनस करके लिखेंगे आप 08। तो आप स्टैक पॉइंटर पे किसी भी सब रूटीन को रेस्पॉन्ड करने से पहले स्टैक पॉइंटर पे मेंशन की गई लोकेशन पे आप अपना जो मेन प्रोग्राम का रिटर्न के बाद लौटने वाला एड्रेस है उसे आप स्टोर करेंगे। स्टैक पॉइंटर
जो है वो उसमें आप इसी तरीके से, अगर सब रूटीन में फिर सब रूटीन कॉल है तो देयर में बी अ ब्रांच ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड योर प्रोग्राम काउंटर में गेट कंफ्यूज कि आपको किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है। स्टैक पॉइंटर 1 by 1 जिस तरह से आपको सब रूटीन मिलते जाएंगे वो 1 by 1 आपका यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में डेटा लिखता जाएगा। स्टैक पॉइंटर में जब हम राइट करते हैं तो हम राइट करते हैं SP-1 लोकेशन पे, ठीक है। और जैसे जैसे राइट करेंगे एड्रेस की जो मेमोरी का जो एड्रेस है वो कम होता जाएगा, और जब रीड करते हैं तो हम उसी स्टैक पॉइंटर की लोकेशन से रीड करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे स्टैक पॉइंटर अभी इनिशियली आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर में लिखने का जो डायरेक्शन है वो रहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। आपने इसमें स्टैक पॉइंटर में जो रीड और राइट का फंक्शन है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में लिखा जाता है, ठीक। आप इसको पहले आपने 4096 स्टैक पॉइंटर था, आपने 4095 पे लिखा और 4095 पे आपने लिखा 20 और 4094 पे लिखा आपने 08। जब आपका ये मेन प्रोग्राम सब रूटीन को रेस्पॉन्ड करके वापस आएगा तो ये आपके दो स्टैक पॉइंटर रीड ऑपरेशन होंगे और प्रोग्राम काउंटर इन दो को रीड करेगा, रीड करके और आपका प्रोग्राम काउंटर में वापस आपका 2008 आ जाएगा और स्टैक पॉइंटर आपका वापस 4096 पे आ जाएगा। स्टैक पॉइंटर में आपने दो डेटा लिख दिए तो स्टैक पॉइंटर न्यू जो है वो ये हो जाएगा, 2 से आपका डिक्रीज हो जाएगा। राइट करने पे स्टैक पॉइंटर डिक्रीज हो जाता है और रीड करने पे आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो वापस इंक्रीज हो जाएगा। आप जब प्रोग्राम काउंटर में ये डेटा भेज देंगे तो स्टैक पॉइंटर वापस आपका 4096 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टैक पॉइंटर और आपका जो प्रोग्राम काउंटर है उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। आई ट्राइड कि आपको ये समझ में आए कि स्टैक पॉइंटर क्या है, किस तरह से इसमें रीड और राइट करते हैं। स्टैक पॉइंटर से और प्रोग्राम काउंटर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए कि हमें ये जो आपका बैकग्राउंड था ये हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ा ताकि आप इन्हें समझ पाएँ कि ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली प्रोसेस क्या कर रहे हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपका है PCHL। ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन है दैट सेज लोड प्रोग्राम काउंटर विद HL पेयर 16 बिट डेटा। इसका सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि HL पेयर में हम जनरली वो मेमोरी एड्रेस रखते हैं जहाँ से कि हमें डेटा को एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह ट्रीट करते हुए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो HL में M जो हम लिखते हैं ना एड M, MVIM, उस M का एड्रेस होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि H और L में जो भी 16 बिट का डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को आप प्रोग्राम काउंटर में लोड कर दीजिए और प्रोग्राम काउंटर वहाँ से आपका डेटा रीड करना शुरू करेगा या ऑपकोड रीड करना शुरू करेगा। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल लगेगा, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में 60 स्टेट्स लगते हैं। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टडी इट वेरी केयरफुली, दैट इज पुश B, ठीक है। What does it stands for? Write register pair 16-bit data at stack pointer. पुश और पॉप, सिंपल सा पुश, और अगर आपको रजिस्टर पेयर लिखा हुआ है तो रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को स्टैक पे पुश कीजिए, और पॉप बी या पॉप डी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि स्टैक पॉइंटर में से आप डेटा को पॉप कीजिए, पॉपअप कीजिए और उनको जो है वो आप रजिस्टर पेयर में स्टोर कीजिए। तो पहले हम पढ़ते हैं पुश बी, सिंपली B और C। यहाँ पे जब पुश B लिखा गया स्टैक पॉइंटर में आपका जो भी डेटा है वो आपका रजिस्टर पेयर को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो आपने लिखा पुश B, मतलब B और C के कंटेंट्स को स्टैक पॉइंटर पे लिख दीजिए। इनिशियली इस जगह पे अगर आपका स्टैक पॉइंटर को जब आप रीड कर रहे थे तो स्टैक पॉइंटर बोल रहा था 4009, ठीक है। स्टैक पॉइंटर में आपने ये एड्रेस लिख रखा था, B और C में आपने लिखा था 20 और 50H, ठीक है।
पुश बी का इंस्ट्रक्शन देने के बाद बी और सी को राइट किया जाएगा। हमने ये बोला था कि राइट का जब हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं स्टैक पॉइंटर में तो SP-1 से राइट करना शुरू करें। SP-1 ये आपका स्टैक पॉइंटर 4009 पे था, इस लोकेशन पे आप नहीं राइट करेंगे। SP-1 मतलब 4008 लोकेशन पे आप एक डेटा लिखेंगे, 4007 पे आप दूसरा डेटा लिखेंगे। अब हम यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पहले हम बी को लिखेंगे या सी को लिखेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखिए LSB एट लोअर एड्रेस, ठीक है। एड्रेस किसका? मेमोरी का, ठीक। ये अगर एड्रेस है तो इस एड्रेस का लोअर पार्ट ये है, ये LSB है, और ये अगर आप मेमोरी एड्रेस को रेंज करें तो इसमें लोअर मेमोरी एड्रेस कौन सा है? 4007। तो जो स्मॉलर एड्रेस है उस पे आप LSB एट लोअर एड्रेस, मैंने इसको इस तरह से मेमोराइज किया था हर स्टेप पे अपने कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए। आप डेटा जब लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन जब लिखते हैं, तब भी आप अपने LSB को पहले एंटर करते हैं, फिर MSB को एंटर करते हैं, तो LSB लोअर एड्रेस पे होगी। स्टैक पॉइंटर पे जब आप लिख रहे हैं तो पहले आप MSB को एंटर कीजिए और फिर आप LSB को एंटर कीजिए, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में स्टैक में लिखते हैं लेकिन आप रीड इस डायरेक्शन में करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बी केयरफुल एंड रीड इट केयरफुली। थोड़ी से समझ के बाद में इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो आपका SP-1 पे आप एक डेटा लिखेंगे, ये डेटा होगा 20, फिर आपका स्टैक पॉइंटर एक और डिक्रीज हो जाएगा और आप उसमें लिखेंगे नेक्स्ट डेटा 50H। स्टैक पॉइंटर में लिखते वक्त आप SP-1 से लिखना शुरू करते हैं। तो आपका इनिशियल स्टैक पॉइंटर 4009 था, पुश बी के बाद में 4008 पे 20, 4007 पे 50 आपने लिख दिया है और स्टैक पॉइंटर हो गया है 4007। अपनी लोकेशन से 2 डिक्रीज हो जाएगा। राइट करने पे स्टैक पॉइंटर के कंटेंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक। न्यू स्टैक पॉइंटर हो गया 4007, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है लेकिन 3 मेमोरी साइकिल लगेंगे, एक ऑपकोड फैच के लिए, 2 मेमोरी राइट के लिए और 10 T स्टेट्स इसके एग्जीक्यूशन में लगेंगे। इसी का सिमिलर है, मैंने अभी पॉप बी लिया था तो यहाँ पे पॉप डी लिया है, मीन्स DE रजिस्टर पेयर जो आपका है उसको आप उसमें आप राइट कीजिए स्टैक पॉइंटर के कंटेंट्स। राइट 16 बिट डेटा एट स्टैक पॉइंटर टू रजिस्टर पेयर, ठीक है। तो रजिस्टर पेयर में राइट कीजिए, मतलब स्टैक पॉइंटर को रीड कीजिए। स्टैक पॉइंटर पे जो लोकेशन पे जो डेटा है उसे रीड कीजिए। इनिशियली मान लीजिए डी और ई में 00 था, ठीक है। आपने पॉप डी का इंस्ट्रक्शन दिया और स्टैक पॉइंटर जो इनिशियली था वो आपका 2095 पे था। स्टैक पॉइंटर आपका 2095 पे था, उसने 2095 पे जो 8 बिट डेटा था उसे पढ़ा। अब इस 8 बिट डेटा को कहाँ ले जाएं हम? इस 8 बिट डेटा को कहाँ ले जाना चाहिए, डी में या ई में? ये आपका 2095, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप 2096 से पढ़ेंगे। तो आप इस एड्रेस को अगर लोअर एड्रेस मानते हैं तो इस पे जो लिखी हुई 8 बिट का डेटा है आप उसे रजिस्टर पेयर के सेकंड रजिस्टर में, जो कि एड्रेस की LSB स्टोर करता है, ठीक, वहां पे लिखिए। तो 15 को आपने ई में लिख दिया। नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया। जब स्टैक पॉइंटर से रीड करेंगे तो मेमोरी एड्रेस बढ़ेगा। स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीज हो गया, 12 इसको मिला, 12 इसने रीड किया और डी में लिख दिया। न्यू स्टैक पॉइंटर की लोकेशन हो जाएगी 2097। अब जब भी आप रीड और राइट करेंगे तो आपका यहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये भी 1 बाइट का 3 मशीन साइकिल और 10 T स्टेट्स लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टैक पॉइंटर और उससे रिलेटेड कुछ हमारे जो इंस्ट्रक्शंस थे वो भी हमने कवर किए हैं, और इसी तरह से अपने अपकमिंग वीडियो में हम रिमेनिंग जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।